हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये इसका फर्स्ट सेट है। मैं स्टार्ट कर देती हूँ पहले इंस्ट्रक्शन से। जैसे हम लोग साइंस और इंग्लिश का ऑलरेडी दे चुके हैं मॉडल पेपर और मैथ्स का भी, तो आई होप आपको सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ से तो क्लियर हैं ही। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ सोशल साइंस के बेसिस पे ही बताऊँगी। तो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, जो कि डिवाइडेड है पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में टोटल 10 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। पार्ट बी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स या फिर मैच द फॉलोइंग या वन वर्ड ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पार्ट 1 है उसके क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चंस 1 1 मार्क्स के हैं। पार्ट बी में भी सारे क्वेश्चंस 1 1 मार्क्स के हैं। तो टोटल यहाँ पे आपका 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पे वर्ड लिमिट 30 दिया रहता है। 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक जो है वहाँ पे वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड्स का है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक के लॉन्ग आंसर्स हैं, जहाँ पे 4 मार्क्स मिलेगा और 75 से 100 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होंगे। इसमें आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से 19 लॉन्ग आंसर टाइप 2 है, जहाँ पे 100 से 150 वर्ड्स के आपको आंसर लिखने हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें भी इंटरनल ऑप्शंस दिए जाएंगे। इंटरनल ऑप्शंस का मतलब ये होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है तो 17 में एक क्वेश्चन दिया होगा और करके दूसरा क्वेश्चन। सेम वैसे ही 18 में एक क्वेश्चन और करके दूसरा क्वेश्चन। तो इन दो में से एक आपको अटेंड करना होता है, यानी कि 17 18 19 ये 3 क्वेश्चन में टोटल आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अगर आप बोलो तो मैं पहले आपको यही एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका ब्लूप्रिंट। ऐसे में आपके समझने के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये भी आपके जो परीक्षा बोर्ड है उसके फ्रंट पेज में ये दिया होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो इसको। चैप्टर्स को जैसे यहाँ पे सेक्शंस में यूनाइट कर दिया है। जो आपका लेसन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट और लैंड रिसोर्स, ये तीनों को मिला करके एक यूनिट में बोल सकते हो कंबाइन किया है। हर एक लेसन से 3 मार्क्स का है। ओवरऑल इससे आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ये 9 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जो वेरी शॉर्ट वाले हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर शॉर्ट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 1 बोली में 15 मार्क्स का, तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो आपको इस वाली यूनिट से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप वाला जो 2 मार्क्स वाला रहता है उसमें, और एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स वाले में, और इसमें इंटरनल चॉइस रहेगा। उसके बाद जो आपका लेसन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेगा। एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स वाला इंटरनल चॉइस के साथ। नेक्स्ट उसके बाद में आपका सेक्शन है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट सिस्टम एंड देयर सोशल कंसर्न्स। यहाँ पे 3 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स का आपका ये वाला है, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला आएगा। इसमें इंटरनल चॉइस। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन बनता है एग्रीकल्चर, रशियन रेवोल्यूशन बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, और उसके बाद में मनी एंड क्रेडिट। ये पूरा मिला करके आपका 10 मार्क्स का ये सेक्शन है, 3 4 और 3। तो ये 10 मार्क्स में से 2 आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन और एक आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है मिनरल मिनरल रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, मतलब कि वो वाला सेक्शन जो था आपका नाजी ज़मीन जर्मनी वाला और वर्ल्ड वॉर 2। और उसके बाद में गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन। इसको पूरा मिला करके 4 4 3 ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल 11 मार्क्स का। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3 मार्क्स का आपका 1 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपका ऐसा है जो 2 मार्क्स वाला है, मतलब कि 6 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स वाला है। यहाँ पे इंटरनल ऑप्शन आपको दिखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं नीचे ह्यूमन रिसोर्स, और उसके बाद डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसको मिला के 7 मार्क्स। तो 1 मार्क्स आपका 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी, एंड ऑफ कोलोनियलिज्म एंड कोल्ड वॉर। पूरा मिला के 8 मार्क्स है ना। तो 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स वाला। नेक्स्ट है मास मीडिया इन द 20th सेंचुरी और पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। यहाँ भी 4 4 8 मार्क्स, तो 2 मार्क्स का आपका 1 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन 2 आएगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक, और 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट और ग्लोबलाइजेशन। ये पूरा मिला के आपका 12 मार्क्स मैक्सिमम।
वेटेज जो है वो इसी का ही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट और 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 3 मार्क्स वाले और 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको 5 मार्क्स वाला। ब्लूप्रिंट देखने का फ़ायदा क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे जब आपका तैयारी बहुत ही कम है, उस केस में ब्लूप्रिंट को देख कर के स्ट्रैटेजी बनाना सबसे अच्छा होता है। जैसे हम लोगों को पता चला मैक्सिमम मार्क्स ये वाला सेक्शन कैरी कर रहा है, ये 3 लेसन्स अगर मैं पढ़ूँ तो मेरे 12 मार्क्स तो है, वो गारंटीड है। वैसे ही अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 9 मार्क्स का आपका ये वाला सेक्शन गारंटीड है। अगर वैसे हम लोग देखें तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली कितने मार्क्स के पढ़ने हैं, तो कौन से लेसन्स आप स्किप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो 5-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होता है। 3 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का और उसके लिए आपको गिन के यहाँ पे 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 यानी कि टोटल 8 लेसन्स हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। इस 8 लेसन्स से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने हैं। बाकी के लॉन्ग आप छोड़ सकते हो। और इसके अलावा जैसे हम लोग ये भी देखेंगे 4-4 मार्क्स वाला क्वेश्चन वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ यहाँ से आपको लॉन्ग पढ़ना है। अगर ओवरऑल आप देखोगे तो आपका ये वाला सेक्शन छूट जाएगा, इसमें तो आपको एक भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं देखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप और छाँट सकते हो कि मेरे को कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस को छोड़ देना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे को कौन से लेसन्स पे फोकस करना है। तो ऐसे करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव वाला 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो कुछ टाइम के बाद में फिर से रिफिल हो जाता है, वापस से बन जाता है। तो कौन सा यहाँ पे रिन्यूएबल नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शंस सोलर एनर्जी है, कोल है, विंड एनर्जी और एयर। तो कोल जो है वो जल्दी जल्दी या नहीं बन पाता है। ये बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि वो बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए हम लोग इसको नॉन रिन्यूएबल में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो ग्रीन जो है वो हमेशा फूड प्रोडक्ट्स जो आपके क्रॉप्स होते हैं ना उनके लिए यूज़ होता है। तो जो आपके फूड क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन था। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए था। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। और इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन और इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन ऑफ एग्स इसका नहीं है। वाइट अगर आएगा तो मिल्क बता देंगे, ग्रीन आएगा तो फूड क्रॉप्स बता दोगे। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम के ओर का नाम बताना है। मैंगनीज, क्रोमियम, टंगस्टन या बॉक्साइट। मैंगनीज एक मेटल या एलिमेंट है हम लोग बोलेंगे, क्रोमियम भी और टंगस्टन भी। लेकिन यहाँ पे ओर बोला है जो कि आपके एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा, वो बॉक्साइट है। नेक्स्ट है, कर्नल नासिर वॉज रिलेटेड टू। ये कहाँ से रिलेटेड है, इजिप्ट, इंडिया, यूगोस्लेविया या इंडोनेशिया। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए, इजिप्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ मास मीडिया इंटरनेट ईज। ऐसा होना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ मास मीडिया ईज इंटरनेट या फिर इंटरनेट ईज। इंटरनेट किस टाइप का मास मीडिया है, ट्रेडिशनल है, प्रिंटेड है, मॉडर्न है या इंडिविजुअल है। ट्रेडिशनल तो बिल्कुल नहीं है, प्रिंटेड फॉर्म में भी हमको वहाँ पे नहीं मिलते हैं, डिजिटली आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। इनविजिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडर्न। मॉडर्न फॉर्म है ये मास मीडिया का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एक्सपेंशन एग्रीकल्चरल लैंड इन राजस्थान। एक्सटिंक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताना है जो एग्रीकल्चरल लैंड है राजस्थान में उसके एक्सटेंशन का क्या क्या कॉज है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन ही है, मतलब कि बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है ना। एक्सटेंशन ब्रैकेट में एक्सपेंशन लिखा है, उसके बाद ऑफ रहता। तो बढ़ता जा रहा है राजस्थान में एग्रीकल्चरल लैंड। हम लोग को पता है कि राजस्थान जो है वो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूसली एग्रीकल्चरल लैंड्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका क्या रीज़न है आपको बताना है। तो इम्प्रूव्ड सीड्स मिल गए हैं, फॉरेस्ट कट हो गया है, इरिगेशन फैसिलिटी मिला है या फिर फूड क्रॉप्स का डिमांड बढ़ गया है। फूड क्रॉप्स का डिमांड तो रहेगा ही, वहाँ पे लोग रहते हैं तो डिमांड है ही। सीड्स का इम्प्रूवमेंट करे ना करे उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट राजस्थान में नहीं पड़ने वाला है। राजस्थान में अगर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फूड क्रॉप्स ज़्यादा नहीं है तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी सही से नहीं है, पानी का कमी है, यही तो देखते हैं ना। तो इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज़ हो जाने के वजह से यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बढ़ गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे तो पेड़ है ही नहीं, तो काटेंगे क्या। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। यहाँ पे सेक्युलर का क्या मतलब होता है, मतलब जैसे इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री बोल रहे हैं ना, तो इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। पहला चीज़ कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट दे रहा है अगर तो ऑब्वियसली इसका कुछ तो मीनिंग होगा।
उसके बाद में देयर इज अ स्पेसिफिक रिलीजन ऑफ स्टेट, बिल्कुल यही मीनिंग है, ऑप्शन बी में टिक करेंगे। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ, जो रिलीजन है उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के बीच, इसलिए ऐसा बोला गया कि इंडिया का अपना एक रिलीजन है, वो है इंडियंस। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियंस बोला जाता है, तो यही हमारा रिलीजन है कि हम लोग इंडियंस हैं। उसमें हिंदुइज्म, मुस्लिम्स, क्रिश्चियनिटी, इन सारी चीज़ों को ऐसे आपको लेकर के नहीं आना है, ये बोला जा रहा है, इसलिए सेक्युलर कंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? तो जो गवर्नमेंट है ना, वो फूड क्रॉप्स को स्टोर करके रखती है ताकि क्राइसिस के टाइम पे या फिर जब उसका शॉर्टेज हो जाए उस टाइम पे वो पब्लिक में उस चीज़ का सप्लाई कर पाए, इसको हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टोरेज ऑफ फूड क्रॉप्स बाई गवर्नमेंट। आपको दिया है ऑप्शन में कि रिच पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल, ट्रेडर या गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट स्टोर करती है, उसको बफर स्टॉक बोलते हैं। बाकी अगर कोई ट्रेडर वगैरह स्टोर कर रहा है तो वो ब्लैक ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 है आउट ऑफ दिस विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। इलेक्शन तो है, इलेक्शन के थ्रू पब्लिक का पार्टिसिपेशन देखा जाता है, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा मेथड नहीं है, तो इलेक्शन तो इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आपको दिया है ओपोजिंग डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के थ्रू जब किसी को अपॉइंट किया जाता है ना, तो ये कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, गवर्नमेंट अपने खुद के मर्जी से करती है। लेकिन जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो खुद यहाँ पे दे दिया ऑप्शन, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन डी है। देन फुल फॉर्म बताना है BMI का, इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, आप याद करके जाओगे, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ हो गया आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपको 1 वर्ड आंसर या फिर 1 सेंटेंस में आंसर देने बोला है, जैसे फुल फॉर्म ऑफ GDP, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट याद करोगे। उसके बाद में हु डिक्लेयर न्यू डील, न्यू डील कौन डिक्लेयर किया था? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये डिक्लेयर किए थे। देन द स्लोगन ऑफ वन नेशन वन लीडर, ये किसका था? एडोल्फ हिटलर का। उसके बाद में हु प्रेजेंट्स द बजट स्पीच, बजट स्पीच कौन देता है? अगर आपको थोड़ा भी करंट अफेयर में इंटरेस्ट है और आप उन चीज़ों से रिलेटेड है तो आपको बिल्कुल अभी पता होगा कि फ़िलहाल ही बजट स्पीच दिया गया था, हाल ही में 1 फरवरी को, और वो दिया था निर्मला सीतारमन जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है वो देते हैं बजट स्पीच। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ आइलैंड्स, लैंड ऑफ आइलैंड बोलते हैं इंडोनेशिया को। ये सारे ही 1 वर्ड जो है ना वो सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर देखोगे। देखो एकदम नहीं है कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी रहता है कि इनमें से क्वेश्चंस आए, और ये क्वेश्चंस जो अभी आप देखे ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोली कि पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको देखने मिले। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी टुडे 2011 इन इंडिया। तो 2011 के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। उस टाइम पे 65.5 ईयर्स था, तो वो लिखोगे, मतलब कि एक पर्सन एवरेज में इतने साल तक तो जिंदा रहता ही है। नेक्स्ट है विच मिनरल आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्सेज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सबको माना जाता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है वाई डू गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी टू पीपल, लोगों को गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटी क्यों देती है? तो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि कंट्री का जो सिक्योरिटी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे, और साथ ही में जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको भी प्रोवाइड कराना हर एक सिटीज़न के लिए जो गवर्नमेंट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड और ऐसे ही दूसरे सर्विसेज, इनको ही हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ बोलते हैं, और ये सब प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है व्हेन डिड कॉलोनियल सिस्टम एंडेड इन इंडिया, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करोगे 15 अगस्त 1947। क्या याद करने जैसा इसमें कुछ है? बिल्कुल है। क्या है कि आपको डेट पता है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉलोनियल सिस्टम कब एंड हुआ, तो हो सकता है आप उस चीज़ को समझ ही ना पाओ। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ ऐसे पूछेगा तो बिल्कुल बता दोगे, लेकिन कॉलोनियलिज्म या फिर कॉलोनियल रूल जो है वो कब ख़त्म हुआ था वैसे पूछेगा तो हो सकता है नहीं बता पाओगे। तो इंडिया जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, वही एंड हुआ था उस दिन, इसलिए याद रखना है। स्टेटमेंट आपका यही है, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है उसको आपको ध्यान से देख करके और आंसर करना है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 4 न्यूज़पेपर्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत और पत्रिका। उसके बाद में आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये आपके 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू मीन बाई करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या है, सेविंग्स अकाउंट क्या है, इसका आप देख करके जाओगे।
तो करेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है किसी भी बैंक में जहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं कैश हर दिन। यहाँ पे ये डेली ऑपरेट हो सकता है ये अकाउंट, और मोस्टली जो बिजनेसमैन या फिर बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वहाँ पे करेंट अकाउंट का यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन का ज़रूरत रहता है। और आज के डेट में ऐसा हो गया है कि जब से डिजिटल हो रहा है इंडिया, जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करने लगे हैं तो सेविंग्स अकाउंट भी इसी तरीके से यूज़ होने लगा है जैसे करेंट अकाउंट होता है। लेकिन यहाँ के और करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दोनों के मतलब जो कंडीशंस होते हैं वो काफ़ी अलग रहते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स? हाउ ह्यूमन रिसोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है और ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करोगे और 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर करोगे। बहुत ज़्यादा नहीं बताना है क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका मतलब होता है स्किल्स या फिर एबिलिटीज़ किसी भी वर्किंग पॉपुलेशन का। इंडिया में या किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है उसको हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है वर्किंग, एक नॉन वर्किंग। वर्किंग में यूथ आ जाते हैं, नॉन वर्किंग में जो बच्चे हैं क्योंकि वो तो काम नहीं करते वो हैं, और जो एल्डर हैं जो ज़्यादा बूढ़े हो गए वो काम नहीं करते, तो उसको हम लोग नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? वो होता है स्किल या एबिलिटी ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। उसके बाद में व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स एबिलिटीज एंड स्किल्स with a view to contribute more to the growth of national production, they become resource। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसको भी हम लोग देखना है। यहाँ पे आपको ये बोला कि इंसान जब अपने एबिलिटीज़ और स्किल्स को यूज़ करके नेशन का जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ है, उसको बढ़ाने में वो हेल्प करता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अब वो ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो जब लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रेनिंग में, और एक्वायर करते हैं ट्रेनिंग ताकि वो अपने स्किल्स को एडवांस कर सकें, और तो वो नेशनल एसेट्स बन जाते हैं जो हमारे नेशन के काम आता है, इसलिए उसको नेशनल एसेट बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है स्टूडेंट को कि वो एक नॉर्मल पर्सन से, जैसे स्टूडेंट से वो इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या लॉयर बनता है, इसलिए वो एक ह्यूमन कैपिटल का काम करता है। वो स्किल्स डेवलप किया रिसोर्सेज यूज़ करके, अपने एबिलिटीज़ जो हैं उसके, वो उसके रिसोर्स हैं, उनको वो यूज़ करके अपने अंदर वो स्किल डेवलप किया और वो एक इंजीनियर बना। अब ये इंजीनियर जो है वो कंट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, इसलिए वो अब एक ह्यूमन कैपिटल बन चुका है। तो ये इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट है, वाई डिड अमेरिकन वांट टू एंड कोलोनियलिज्म। अमेरिका जो है वो कोलोनियलिज्म एंड क्यों करना चाहता था? तो रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहा था कॉलोनीज़ को। एज अ रिजल्ट अमेरिका ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग द कॉलोनीज़। रशिया सपोर्ट कर रहा था इसलिए अमेरिका भी स्टार्ट कर दिया कॉलोनीज़ को सपोर्ट करना। अमेरिका wanted that these colonies should gain their independence quickly and the communist Russian parties should not come to power in these colonies। तो अमेरिका को पता था या फिर लगता था कि ये जो कॉलोनीज़ हैं वो बहुत जल्दी ही इंडिपेंडेंस गेन कर लेंगे, और जब ऐसा हुआ तो जो रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी है वो इनके अपने पावर में मत ले ले। तो अमेरिका वांटेड दैट द पावर इन दीज कॉलोनीज शुड बी हैंडेड ओवर टू द अपर क्लास ऑफ दोज कंट्रीज सो दे कुड रेजिस्ट द कम्युनिस्ट आइडियाज़। अमेरिका का ये मन था कि ये सारी कॉलोनीज़ जो हैं उनका जो पावर है वो उसी कॉलोनीज़ में रहने वाले, मतलब उसी जगह पे रहने वाले जो अपर क्लास पीपल होंगे उस कंट्री के, उनको दे दिया जाए, ताकि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके आइडियाज़ को वो रेजिस्ट कर पाए, मतलब उसके अगेंस्ट वो जा पाएँ। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ऑल्सो वांटेड टू सराउंड रशिया एंड बिल्ड मिलिट्री बेस अराउंड द वर्ल्ड सो दैट इट वुड बेनिफिट हर इन द अकरेंस ऑफ वॉर। हर की जगह पे ईट कर देना। तो अमेरिका ये भी चाहता था दूसरी तरफ कि जो रशिया है उसमें वो अपने मिलिट्री को बिल्ड करे, ताकि जब भी वॉर आए तो उस केस में उसको बेनिफिट मिल सके, यानी कि रशिया से भी बना रहे, और रशिया जो है उसका मतलब एनिमी भी मत हो और उससे ज़्यादा स्ट्रांग भी मत हो जाए। ये अमेरिका का थॉट था। तो यहाँ पे दिस कुड बी पॉसिबल ओनली इन द ओल्ड कॉलोनीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनके जो पुराने पुराने कॉलोनीज़ थे जो बहुत टाइम से कॉलोनियल रूल के अंदर थे, वहीं पे सिर्फ ये पॉसिबल था। तो इन दिस वे अमेरिका ऑल्सो वांटेड टू मेक कॉलोनीज़ इंडिपेंडेंट एंड वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देम।
अमेरिका इसीलिए चाहता था कि कॉलोनियलिज्म जो है वो ख़त्म हो जाए और उसका एडवांटेज जो है वो खुद ले पाए। ओवरऑल उसको बस स्ट्रेंथ गेन करना था। 10th क्वेश्चन, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीस मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, पीस मूवमेंट के आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। पहला था न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करना, दूसरा आर्म रेस को ख़त्म करना, तीसरा सिविल वॉर्स को ख़त्म करना और चौथा उसका ऑब्जेक्टिव था पीस मूवमेंट को प्रमोट करना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्रैल। क्रैल क्या होता है? तो मसई जो कि एक ट्राइब है जो अफ्रीका में रहते हैं, वो उनके सिक्योरिटी, सीक्रेसी और सेक्लूजन को माइंड में रखते हुए अफ्रीकन्स जो हैं वो अपने घर बनाते हैं जिसको कि क्रैल बोलते हैं। मतलब वो उन लोगों के लिए सिक्योर भी हो और सीक्रेट भी हो, ऐसे घर। नेक्स्ट है अब लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट, जो आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको ऑप्शंस दिखना अब स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 19 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द लैंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013। मैं आप लोगों को ना पीवाईक्यू सीरीज़ कराई थी लास्ट ईयर, वो इस ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो उसी से ही आइडिया मिलता है कि नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है। तो मैं उसमें आपको क्लियर बेसिक आइडिया दी थी एकदम कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था तो मुझे याद आया, तो आप पीवाईक्यू सीरीज़ को ज़रूर देखना। मैं आपको लास्ट में एसएसटी का जो प्लेलिस्ट है वो डिस्प्ले कर दूंगी, उसी को ही क्लिक करके आप जब नीचे बॉटम में स्क्रॉल करके जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू सीरीज़ और साथ ही में ये सारे मॉडल पेपर्स भी। और मैं उसमें आपको सारे ही लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स भी कराई थी, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेसन का क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो आप वो भी ओपन करके देख सकते हो। सारा देखने का टाइम तो अभी फ़िलहाल बचा नहीं है। तो लैंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013 के बारे में आपको लिखना है कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। तो फॉलोइंग प्रोविजंस थे उसमें। पहला, इन दिस एक्ट along with the protection of land there is also provision of rehabilitation and settlement of people। यानी कि लैंड के प्रोटेक्शन के साथ साथ लोगों के सेटलमेंट के भी प्रोविजंस जो है वो इस एक्ट के अंदर थे। स्पेशल सिचुएशंस में ही जो मल्टी क्रॉप और इरिगेटेड लैंड थे उनको नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। बिफोर एक्विजिशन ऑफ लैंड द इफेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन ह्यूमन बींग्स एंड इन्वायरमेंट शुड बी केप्ट इन माइंड। किसी भी एरिया को, जैसे लैंड प्रोटेक्शन है तो लैंड किसी भी पर्टिकुलर एरिया को अपने अंडर लेने से पहले, अपने यूज़ में लेने से पहले, अब वो यूज़ किसी भी वे में हो, उसको लेने से पहले ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट दोनों ही चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी है। नो चेंजेस इन ओनरशिप ऑफ एक्वायर्ड लैंड। एक्विजिशन का मतलब होता है कि एक्वायर कर लेना ना। तो नो चेंज इन ओनरशिप ऑफ एक्वायर्ड लैंड विल बी मेड बिफोर द प्री परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के परमिशन, प्री परमिशन, वो भी पहले से ही उनसे परमिशन लिए बिना किसी भी पर्टिकुलर लैंड को उसका जो ओनरशिप है वो चेंज नहीं हो सकता। अलॉन्ग विद द लैंड ओनर ऑल लेबर्स, फार्मर्स, आदिवासी पीपल एक्सेट्रा विल गेट द बेनिफिट इफ़ दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम देयर लैंड। अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई कर रही है, एक्विजिशन या एक्वायर करना जो यहाँ पे हो रहा है ना वो गवर्नमेंट के थ्रू एक्वायर करना है, तो अगर उस लैंड का जो भी ओनर है, चाहे वो उसके जितने भी लेबर्स होंगे, फार्मर्स होंगे या आदिवासी पीपल होंगे, उन सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए जब गवर्नमेंट कोई लैंड जो है वो उनका एक्वायर करे। नेक्स्ट उसके बाद में और मैं आपका क्वेश्चन दिया है, हाउ कैन वी यूज़ लैंड एज नेचुरल रिसोर्स। लैंड को नेचुरल रिसोर्स के तौर पे हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ही लैंड भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लैंड का यूज़ हम लोग एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग मतलब कि जानवरों के चरने के लिए, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए करते हैं। ये जो लैंड है इसके अलग अलग पोर्शन को अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ लैंड को हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं कि वहाँ पे क्रॉप्स लगाएं। वहीं पे दूसरी जगह पे हम लोग लैंड का यूज़ करते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज ओपन कर पाएँ। कहीं पे जो सिटीज़ होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं, तो कहीं पे उसको फॉरेस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसलिए ये जो लैंड है उसके बहुत सारे पर्पस हैं और इसी को ही हम लोग लैंड यूज़ बोलते हैं। लैंड यूज़ हमेशा सेम नहीं होता है, अलग अलग जगह पे वो अलग अलग रहेगा और टाइम के साथ ये चेंज भी होता रहता है। टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32.8 लाख किलोमीटर बट सर्वे इज़ डन ऑन 93% लैंड ओनली। तो इंडिया में टोटल लैंड जो है वो 32.8 लाख किलोमीटर्स तक है, लेकिन अभी तक टोटल 93% लैंड में ही सर्वे किया गया है, बाकी का 7% आप बोल सकते हो कि अभी अननोन है।
How the land is used and how it is changed after independence can be studied by the figures of 1950-51 and 2010-11। तो 1950-51 में सर्वे हुआ था, 2010-11 में भी हुआ था। तो उस सर्वे के बेसिस पे यहाँ पे बोल रहा है कि जब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद लैंड के यूज़ में क्या क्या चेंजेस आए। जैसे कि फॉरेस्ट जो है वो स्टेबल हो गया 23% लैंड में। एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो इंक्रीज़ हो गया था 14% से 23% में, और उसके बाद वो स्टेबल हो गया। गार्डन लैंड जो था वो डिक्रीज़ हुआ 7% से 1% हो गया। बैरन लैंड मतलब जहाँ पे कुछ नहीं लग पाता है वो आपका 21% से 10% हो गया। फैलो लैंड जो है वो डिक्रीज़ हो गया 10% और 8% पे वो रुक गया। अब ये बैरन लैंड, फैलो लैंड, गार्डन लैंड क्या होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अगर आपको याद नहीं है तो आप रिकॉल करके मेरे को कमेंट करोगे। उसके बाद में नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो इंक्रीज़ हो गया 4% से 9% पे, और ग्रास लैंड जो है वो भी डिक्रीज़ हुआ। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद में लैंड में चेंजेस आए। नेक्स्ट है, विच न्यू टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार कौन से न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मशीन गन, ये नया था। दिस वॉज अ गन फ्रॉम विच हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स कुड बी फायर्ड पर मिनट। एक मिनट में 100 से ज़्यादा या फिर 100 तक बुलेट्स जो है वो फायर किए जा सकते हैं। तो मशीन गन जो है वो पहली बार यूज़ हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। कैनॉन, जिसको कि तोप बोलते हैं, ये पहली बार यूज़ हुआ था। इस वॉर में बहुत सारे कैनॉन्स का यूज़ किया गया था और ये पहली बार हुआ। जो सबसे भारी कैनॉन था ना जो फायर करे, वो 50 से 60 शेल्स जो है वो एक मिनट में फायर करता था। नेक्स्ट है टैंक। टैंक का भी पहली बार यहीं यूज़ किया गया। टैंक जो है वो रन होता था इवन अनइवन सरफेस पे। इवन हो मतलब कि सीधा आपका सरफेस ऐसा यूनिफॉर्म सा ना कि उसके ऊपर गाड़ियाँ सीधी सीधी चल सकती हैं, या फिर वो एकदम उबड़ खाबड़ हो। दोनों ही तरह के लैंड में बोल सकते हैं कि टैंक जो है वो अच्छे से चलता था। उसके बाद सबमरीन्स, इनका पहली बार यूज़ हुआ। जर्मनी जो है वो अंडर वाटर सबमरीन्स बनाया, या फिर यू बोट्स जिसको कि सबमरीन्स बोलते हैं, इसको वो बनाया ताकि वो आर्मी के शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सके। उसके बाद है पॉइजनस गैस, इनका भी यूज़ किया गया था। यहाँ पे पॉइजनस गैस कौन कौन से यूज़ हुए हैं वो तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसे गैसेस थे जो कि ह्यूमन को ब्लाइंड या फिर इवन उनको किल कर सकते थे। नेक्स्ट है बॉम्बर एयरक्राफ्ट, इनका यूज़ किया गया था बॉम्ब्स को ड्रॉप करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, जो कि बिल्कुल बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल आपको उसका अभी तक पता है, हिरोशिमा और नागासाकी वाला। नेक्स्ट है, अब इसमें और करके आपको क्वेश्चन दिया था 1914 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब 1914 में जो वॉर हुआ था उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला गया। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर वर्ल्ड वॉर जो है वो क्यों हुआ था, मतलब कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोनों में से जैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा उसमें सेम आंसर लिखना है। द वर्ल्ड वॉर दैट ब्रोक आउट इन 1914 इज कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अगर ये क्वेश्चन था तो हम लोग ये स्टेटमेंट से शुरू करते, नहीं तो फिर व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, अगर ये वाला क्वेश्चन है तो आप लिखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस इन, ऐसा करके, और टुक प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस ऐसा। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट सून एनगल्फ्ड अमंग द एंटायर वर्ल्ड। The main warring nation were the major powers of the world. On one side, there were Germany, Turkey, Austria, and Bulgaria. On the other side, there were France, England, Russia, Italy. तो ये स्टेटमेंट आपको जो सही हुआ शुरू हुआ ना, ये सही से नहीं हुआ। मैं आपको इसका आंसर कराई थी, तो आप पर्टिकुलरली इसी लेसन का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देख सकते हो। मैं यहाँ पे फ़िलहाल आपको रीजंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला वजह ये था कि यहाँ पे जो नेशंस थे ना जिनके बीच में वॉर चल रहा था वो मेजर पावर थे वर्ल्ड के। जैसे कि एक साइड में जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया है, और दूसरे साइड में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और इटली। ये सब मेजर पावर थे उस टाइम पे वर्ल्ड के, अभी भी हैं। उसके बाद में ये जो वॉर हुआ था, इसमें सारे रिसोर्सेज जो हैं वॉरिंग नेशंस के वो मोबिलाइज़ किए गए थे। मोबिलाइज़ मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए थे। तो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, नेशंस के बीच में उनका मोबिलाइजेशन हुआ था। उसके बाद में दिस वॉर रिजल्टेड इन ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोगों के जान गया था, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हुए थे, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था पूरे ही वर्ल्ड का। तो पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व हो रहा है इसमें ना, इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोल रहे थे। उसके बाद में जो कैजुअलिटीज़ हैं,
वो भी सफ़र किए, जो सिविलियंस थे पॉपुलेशन में, वो भी सफ़र किए बॉम्बिंग की वजह से। जो बॉम्ब्स गिराए गए तो उसमें तो जो सिविलियंस हैं और जो वॉर फाइट कर रहे हैं, दोनों ही लोग यहाँ पे दिक्कत में आते हैं ना, तो सिविलियंस भी आए थे। एक तरह से जैसे फेमाइन्स और एपिडेमिक्स होते हैं ना, वैसा कुछ सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गया था वॉर की वजह से। उसके बाद में नए मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ जो कि डिफेंस और अटैकिंग के लिए डेवलप किए गए थे। साइंटिस्ट जो है वो नए-नए वेपन्स डेवलप कर रहे थे, जो कि पूरे ही एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता गया। ये वॉर जो है वो ना सिर्फ लैंड के लिए लड़ा गया था, बल्कि एयर और वाटर तक भी, मतलब लैंड पे ही नहीं, सिर्फ एयर और वाटर में भी ये जो वॉर है वो फाइट किया गया था, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर बोले। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, इट वाई इज़ इट नेसेसरी टू कंजर्व मिनरल्स। मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों नेसेसरी है? तो कंजर्वेशन जो है मिनरल्स का वो नेसेसरी हो जाता है क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, तो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। अगर इन मिनरल्स को कंटिन्यूसली बार बार यूज़ करते रहेंगे तो ये जो मिनरल रिजर्व्स हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उनका बोल सकते हो कि शॉर्टेज हो जाएगा, वो ख़त्म भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है दैट वी शुड दैट इट शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट द मिनरल्स कैन बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। अगर आज ही हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे कि वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाए तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचेगा ही नहीं। हो सकता है कि वो हमारे लिए भी ना बचे, जिस तरह से उसका यूज़ हो रहा है, तो उसको आपको सही से यूज़ करना है। मिनरल्स का कंजर्वेशन इसीलिए भी नेसेसरी है क्योंकि इन मिनरल्स को कंजर्व करने से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिर्फ मिनरल्स के कमी से ही नहीं बचेंगे, बल्कि फ्यूचर में इसका अच्छा खासा अमाउंट जो है वो भी अवेलेबल रहेगा। द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जो भी मिनरल्स हैं ना, इनके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है मिनरल्स के रीफॉर्मेशन का, ये बहुत स्लो है उसके कंपैरिजन में जिस स्पीड से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यूटिलाइजेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है रिफॉर्मेशन रेट से। और ये सारे जो रिजर्व्स हैं मिनरल्स के वो भी लिमिटेड हैं और नॉन रिन्यूएबल है। इन सब रीजंस की वजह से मिनरल्स को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में और करके, द फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इज़ ब्राइट इन इंडिया वाई। इंडिया में सोलर एनर्जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसका क्या रीज़न है? ये क्वेश्चन अभी करंट अफेयर से रिलेटेड भी है थोड़ा, तो इस पे फोकस कर सकते हैं। अभी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, तो इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो फ्यूचर में सोलर एनर्जी जो है वो इंडिया में एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है उसका। इसके क्या रीज़न्स है? पहला, इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी कि इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ पे अच्छा खासा सनलाइट जो है वो साल भर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट रीज़न हम लोग लिखेंगे कि जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो ईज़िली इंस्टॉल किए जा सकते हैं रूरल और रिमोट एरियाज़ में, मतलब कि जो विलेज वाला एरिया है वहाँ पे, क्योंकि बाकी कंट्रीज आप देखोगे तो वो डेवलप्ड है, इंडिया तो अभी भी डेवलपिंग है, यहाँ पे आपको विलेजेस देखने मिलते हैं, बाकी जगह नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। सोलर एनर्जी का यूज़ जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तो उसके वजह से जो काउडंग और वुड के ऊपर सब डिपेंडेंट है कि इसको बर्न करके और जो एनर्जी फॉर्म करते हैं उस चीज़ से बचेंगे, तो इससे आप बोल सकते हो कि पोल्यूशन और साथ ही में हेल्थ वो भी लोगों का अच्छा होगा। उसके बाद में सोलर एनर्जी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में किसी भी कंट्री के, क्योंकि जो लार्ज पॉपुलेशन होता है ना कंट्री का, वो अगर इस पे डिपेंड हो रहा है तो बाकी रिसोर्सेज जो हैं वो बचते हैं। उसके बाद में विद द डिपेंडेंसीज ऑन सोलर एनर्जी देयर विल बी द सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन एग्रीकल्चर एज वेल। एग्रीकल्चर में भी ऑर्गेनिक फूड का सप्लाई हो पाएगा अगर हम लोग सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो जाएंगे तो ये हो गए सारे आपके 14 क्वेश्चन के आंसर, उसमें का रीज़न। अब 15th क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ द ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ होल वर्ल्ड, डू यू एग्री विद इट, गिव रीज़न। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसके वजह से ही हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लिए वो एक ऑब्स्टिकल बनता जा रहा है, मतलब कि एक बोलेंगे कि हर्डल है। तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, और उसके ऊपर आपको रीज़न देना है। सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है वो पूरे ही वर्ल्ड के रास्ते में एक ऑब्स्टिकल यानी कि हर्डल बना हुआ है। रास्ता का कहने का मतलब ये है कि पूरे ही वर्ल्ड का जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं इसके वजह से रुक गया है या धीरे हो गया है पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से। तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, और उसका रीज़न आपको देना है। तो पार्शियली ट्रू है ये कि पॉपुलेशन जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वर्ल्ड के लिए। कैसे कैसे? तो पहला देखेंगे, ओवर बर्डन ऑन एग्रीकल्चर।
पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि उसका डिमांड बढ़ेगा, फूड क्रॉप्स का ज़रूरत पड़ेगा, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा उनको खाना चाहिए ना, तो उसके हिसाब से एग्रीकल्चर का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है और एग्रीकल्चर जो है वो डिवाइड हो जाता है फिर डिफरेंट पार्ट्स में। उसके बाद में प्रॉब्लम ऑफ फूड क्रॉप्स। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड का तो ज़रूरत है ही, तो इसका हमेशा आपको इसके वजह से फूड क्रॉप्स का शॉर्टेज देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से प्राइस भी हाई हो जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और पार्शियली अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट फिर उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही हो रहा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो इसके वजह से रुक रहा है। नेक्स्ट उसके बाद में कुछ रिफॉर्म्स जो है वो किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे भी ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा और अपने एफर्ट से जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन करके आपको क्वेश्चन दिया है कि सेंसस फिगर जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं हमारे लिए, ये आपको बताना है। हाउ मतलब क्यों नहीं, कैसे होते हैं। तो पहला है कि सेंसस फिगर्स जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को उससे इन्फॉर्मेशन मिलता है पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में। हम लोगों को अगर पता होगा कि पॉपुलेशन क्या है और अगर कितने लोग हैं वो नहीं, लोग भी फिर किस टाइप के हैं, मतलब उनका जेंडर क्या है, उनका एज क्या है, वो एजुकेटेड है कि नहीं, वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को सेंसस फिगर देख कर के ही मिलता है। और फिर हम लोग जान पाते हैं कि हमारे पॉपुलेशन में किस तरह के लोग रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर सप्लाई और डिमांड जो है वो पता चलता है। उसके बाद ये हेल्पफुल है पॉलिसीज़ फॉर्मेशन में और प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाने में गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होगा कि एग्जैक्टली कितने लोग हैं और किस कैटेगरी के लोग हैं, उसके ही बेसिस पे वो प्लान्स बनाएंगी ना। जैसे कि अगर रोड्स बनाने हैं, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो पता होगा कि पॉपुलेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। जो गवर्नमेंट है उसको टोटल नंबर ऑफ़ पीपल पता होंगे, कितने लिटरेट हैं, कौन कितने इलिटरेट हैं, कौन किस एज ग्रुप में है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कि कितने लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, कितने रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फिर वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं रिसोर्सेज़ का। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक कंपोज़िशन। ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंड वर्किंग पॉपुलेशन कैन बी फाउंड। जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है और वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन जो काम करता है, जैसे मैं अभी जस्ट बताई थी कि यूथ है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन में कौन से आ जाएंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं, जैसे बच्चे हैं तो वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में ये आ जाते हैं। तो बाई इट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम ऑफ पीपल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब कि जब हम लोग सेंसस फिगर देखेंगे तो उसकी वजह से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है, लोगों के इनकम के बारे में पता चलता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनके बारे में पता चलता है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज़ जो है वो बना सकती हैं। 16th क्वेश्चन है, आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं कम्युनिकेशन चैनल्स के। तो ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, ये हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया है। उसके बाद में सारे ही इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो रिलेटेड रहते हैं आजकल रिलीजन से और हेल्थ से, एंड हेल्थ कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम इट। उसके बाद में ड्यू टू इट द ह्यूमन लाइफ हैज़ ऑल्सो बिकम सिंपल, कैपेबल एंड एक्टिव। जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनके वजह से, कम्युनिकेशन चैनल का क्या मतलब होता है कि जिसके थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो उसका क्या रीज़न हो उससे क्या आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं वो बता रहे हैं, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग एडवांटेज में हैं, तो ये बहुत ही सिंपल और कैपेबल और बहुत ही एक्टिव हो गया कि ह्यूमन का जो लाइफ है वो इसके वजह से ऐसा बन गया है। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन होता है और जो नॉलेज होता है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है कम्युनिकेशन चैनल प्रेजेंट होने की वजह से। और जो गवर्नमेंट है उनके कामों के ऊपर मॉनिटर करना, उन कामों को मॉनिटर करना भी पॉसिबल हो गया है। डिसएडवांटेज में आते हैं अब। डिसएडवांटेजेस में हम लोग को देखने के लिए मिला है कि ये प्रमोट करता है इमेजिनरी लाइफ, मतलब इसके वजह से लोगों का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। उसके बाद वल्गैरिटी और एंटी सोशल एक्टिविटीज़, वो भी कंटिन्यूअसली आपको सोसाइटी में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अभी के जनरेशन के आप जो स्टूडेंट्स हैं और जो पहले वाले हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हैं। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। थॉट जो टीचर्स हम लोग नोटिस करते हैं कि अभी के बच्चों का जो थॉट है और जो पहले था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है, और उन सब को डायरेक्टली हम लोग का तो यही सोच है कि अभी डायरेक्ट अगर उसका कुछ इम्पैक्ट है तो वो
कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं इनके वजह से ही इन्हीं का ही इम्पैक्ट है जो अभी के स्टूडेंट्स पे दिखता है। नेक्स्ट है रॉन्ग इश्यूज़, जैसे कि जो भी इश्यूज़ अच्छे नहीं हैं, जो हम लोग बोलोगे कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको कि ऑब्वियसली उनको गलत बोला जाना चाहिए, वो भी आजकल जस्टिफाई हो जाते हैं उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा फैला करके। नेक्स्ट है ड्यू टू इट्स मोरालिटी एंड कैरेक्टर डिग्रेडेशन इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस। इसके वजह से ही जो कैरेक्टर है लोगों का और जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो भी डिग्रेड होते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। अब इसमें और करके क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन मास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इट्स इफ़ेक्ट, और उसके बाद में यही क्वेश्चन, हाँ, एक्सप्लेन मास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके इफ़ेक्ट्स आपको बताने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके इफ़ेक्ट्स, पहला टेलीग्राफ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो टेलीग्राफ और टेलीफ़ोन ये बेस्ट मीडियम है इन्फॉर्मेशन सेंड करने का, पहले था, है नहीं था। तो ये सारे ये दोनों जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने में। एग्जांपल दिया है न्यूज़पेपर, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के काम आता था। पॉलिटिकल इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं वो सब हम लोग को इससे मिल जाता था। और रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉटन विल अफेक्ट इन सेल, तो जैसे कॉटन का प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये सब पहले जो है वो न्यूज़पेपर से ही पता चलता था, मतलब करंट अफेयर्स की बात हो रही है। और ये जो मीडियम्स है ये दोनों ही सोसाइटी को पास लेकर आते थे और हेल्प करते थे कि जो कल्चर है वो एक्सचेंज हो पाए आपस में, लोगों के जो व्यूज़ हैं वो आपस में एक्सचेंज हो सकें। नेक्स्ट है अब रेडियो। रेडियो जो है वो एक वायरलेस, हम लोग बोल सकते हैं ना कि वायरलेस रेडियो जो है वो अलाउ करता था कि वॉइस कम्युनिकेशन जो है वो हो सकता है विदाउट नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। ऐसे वायरलेस कम्युनिकेशन जो है जैसे कि रेडियो वेव्स ही, वो इजी होते थे ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। पूरे ही वर्ल्ड में कोई इन्फॉर्मेशन देना हो तो वो रेडियो पे पहले ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता था। नंबर ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इन अमेरिका ग्रू रैपिडली आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में जो ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है ना वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा था। और बहुत सारे इलीगल ब्रॉडकास्ट स्टेशन जो हैं वो रन हो रहे थे गवर्नमेंट के लाइसेंस के बिना। जो रन होता है ना उसको इलीगल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बोलते हैं। और ज़्यादातर की रेडियो स्टेशन जो है वो इनिशियली ब्रॉडकास्ट करते थे ज़्यादातर की म्यूज़िक प्रोग्राम्स को, लेकिन बाद में वहाँ पे प्लेस कॉमेडीज़ और डिस्कशंस भी वहाँ पे प्ले किए जाने लगे। और इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो, जिसको AIR बोलते हैं, वो आकाशवाणी, वो चालू हुआ था पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इन 1930 से। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो AIR का फुल फॉर्म याद करोगे आप, ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है फिल्म और टेलीविज़न। फिल्म जो है वो स्टार्ट हुआ था पेरिस से, पेरिस जो कि आपका फ्रांस में है। डायलॉग्स जो होते थे फिल्म में वो सब साइट सबटाइटल्स के फॉर्म में लिखे रहते थे। बाद में थिएटर में इनको लगाया जाने लगा। और मेकिंग फिल्म इज़ एक्सपेंसिव एंड देयर इज़ नो गारंटी दैट दे विल रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस है फ़िल्म को बनाने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन अब कोई गारंटी नहीं है कि जितना पैसा लगा है वो पूरा उसमें रिकवर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो लोगों के चॉइस के ऊपर है और आपका बनाया हुआ मूवी कितना ज़्यादा अच्छा है उस पे डिपेंड करता है। उसके बाद में इसलिए इसका जो डिमांड है ना, मतलब कैपिटलिस्ट के लिए इसका डिमांड बढ़ जाता है कि फ़िल्म तो बनाएँगे लेकिन कैपिटलिस्ट बना सकते हैं जिनके पास में पैसा है। और ये सारे जो फ़िल्म्स होते थे वो इमेज दिखाते थे सोसाइटी का, जैसे कि फ़िल्म मेड इन इंडिया लाइक दो बीघा ज़मीन, ये इंडियन मूवी है। मदर इंडिया, ये भी इंडिया का बनाया हुआ मूवी है। तो ये जो है वो आपके सोसाइटी का इमेज दिखाता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, वो उस समय के मूवीज़ में दिखाया जाता था। उसके बाद जैसे साहूकारी सिस्टम ये दिखाया गया था। और इन द सेम वे रेशियल प्रिजुडाइस एंड इंटरनेशनल टेंशन एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोल्ड वॉर वर क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द जेम्स बॉन्ड फिल्म मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उस टाइम पे जेम्स बॉन्ड फिल्म एक बनाया गया था, उसमें इंटरनेशनल सिचुएशंस को और कोल्ड वॉर का जो उस समय सिनेरियो चल रहा था उन चीज़ों को बहुत ही क्लियरली दिखाया गया था। तो सोसाइटी में क्या चल रहा है वो हमेशा उसमें रहता है। अब टेलीविज़न की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक नया मीडियम कम्युनिकेशन का चालू हुआ था जो कि टेलीविज़न था। ये तब एग्जिस्टेंस में आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। टेलीविज़न जो है वो हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। और अभी तो फ़िलहाल मोबाइल फ़ोन से ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन टेलीविज़न एक लॉन्ग टाइम तक लोगों के डेली लाइफ का पार्ट बना हुआ था। जैसे डेली सोप्स उसमें बहुत ज़्यादा ही देख रहे थे। तो जो भी सर्वेस होते थे और जो न्यूज़ वगैरह रहता है ना वो बहुत ज़्यादा ही उसमें देखने के लिए मिलता है।
3-4 आवर तक जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उन सब के ऊपर में दिखाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। इसके वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि जो लोग हैं वो आपस में मिलना-जुलना बहुत कम कर दिए और लोगों के बीच में एक दूसरे से मिलना, बैठना, बातें करना, डिस्कस करना मैटर्स को, ये सब बहुत ज़्यादा कम हो गया था। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होता है कम्युनिकेशन का, और न्यूज़पेपर जो है वो डिकेड्स से चला आ रहा है, मतलब बहुत पहले से 19th सेंचुरी में न्यूज़पेपर जो है वो कमर्शियल और पॉलिटिकल न्यूज़ जो है वो दिखाता था। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग का यूज़ करते थे, इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग मशीन, जो कि 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। और इसका जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम था, और ये सोसाइटी में अभी भी देखोगे तो न्यूज़पेपर जो है वो ईज़िली अवेलेबल रहता है। और जैसे पहले कॉलोनियल रूल था ना, तो लोगों को जो, मतलब जैसे कंट्रीज़ थे वो दूसरे कंट्रीज़ के कॉलोनीज़ बने हुए थे, तो लोगों के मन में जो इंडिपेंडेंट होने का जो फीलिंग है वो भी न्यूज़पेपर के वजह से ही आया था, वही उसको अवेक किया था, मतलब जगाया था ऐसा फीलिंग उन लोग के मन में। और टुडे ऑल्सो प्रेस इज़ कंसिडर्ड एज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी। आज की डेट में भी सोसाइटी का जो फोर्थ पिलर है ना वो प्रेस को माना जाता है, मतलब कि न्यूज़ जो हम लोग देखते हैं उन चीज़ों को। और न्यूज़पेपर को सोसाइटी का मिरर माना जाता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है ना वो सारा कुछ अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट आपका है कि इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन, जैसे 20th सेंचुरी में इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है। ये बहुत सारे चीज़ों को पॉसिबल किया, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम क्विकली पहुंच जाए। अगर अभी आज कुछ हुआ है तो वो आज ही के डेट में हर जगह पे, मतलब बहुत ही वास्ट पॉपुलेशन को उसके बारे में पता चल जाता है। तो इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करता है लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ, आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ और सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएँ। अब सोसाइटी पे मीडिया का क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो पहला है कि मास मीडिया जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल डिबेट्स को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी देता है पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो लोगों तक पहुंच पाए और अपने आइडियाज़ को वो एक्सप्रेस कर पाए। आज के डेट में थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऐसे हैं जो अपना मैसेज जो है वो मास मीडिया के थ्रू डिलीवर कर पाते हैं। सोशल इफ़ेक्ट भी है इसका, कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो मीडिया की वजह से हो पाया है। जो वैल्यू होता है सोसाइटी का वो डेवलप हुआ है, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए, और ये लोगों को सोसाइटी के प्रॉब्लम से अवेयर करता है। उसके बाद कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है, तो कम्युनिकेशन के वजह से ही लोग जो हैं वो एक दूसरे के कल्चर्स को जानना स्टार्ट किए, दूसरे तरह के कल्चर्स को। ये आइडिया ऑफ एक्सचेंज को एनकरेज करता है, मतलब कि हमारे और दूसरों के कल्चर्स को हम लोग आपस में एक्सचेंज कर सकें, उसको भी सेलिब्रेट करें और अपना भी सेलिब्रेट करें। इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या है, तो मास कम्युनिकेशन से जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो एनकरेज हो गया है। ये प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स को बहुत सारे मेथड्स जिसके थ्रू वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में वो लोगों को बता सकते हैं, और साथ ही में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो लोगों के थ्रू कराए जाते हैं ताकि लोगों को वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएँ। तो इसलिए जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न वर्ल्ड में। यहाँ हो गया आपका 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन मूव्ड फॉरवर्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस है वो कैसे आगे बढ़ाया गया था। तो ये प्रोसेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे वेज़ थे, तो वो सारे वेज़ हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स में देखेंगे। पहला है कि 1947 के बाद जो किंग्स थे वो ग्रेजुअली स्टार्ट हुए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ में। उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में स्पेशल सेशंस रखे जाते थे जिनको कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलते थे। और जो ड्राफ्ट बनाने का, मतलब ड्राफ्ट बनाया गया था सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ड्राफ्ट बनाने के बाद में जितने भी प्रिंसली किंग रीजन्स थे उन सब को ही मर्ज किया गया था इंडियन यूनियन टेरिटरी में। उसके बाद में द प्रोसेस ऑफ डीमार्केशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान टेरिटरी वाज डन। इंडिया और पाकिस्तान का जो टेरिटरी है ना उसको मार्क किया गया था। उसके बाद में स्पेशलिस्ट फ्रॉम 60 कंट्रीज एनालाइज द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो भी चीज़ें लिखी गई थी, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया था, उसको 60 अलग अलग कंट्रीज़ के जो स्पेशलिस्ट हैं वो उसको स्टडी किए थे। उसके बाद में 24 जनवरी को 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और सिग्नेचर के बाद
सारे मेंबर्स के सिग्नेचर के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया था। ये हो गया। अब और करके आपको क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस बिटवीन द 1935 एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस था वो बताना है, और डिफरेंस के पीछे क्या रीज़न था वो भी आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और ये 1935 का एक्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे ही सिटीजन्स जो अबव 18 हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बनाते हैं नेशन का। आई होप आपको याद है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। उसके बाद में 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग 11% जो पीपल थे वो वोटिंग राइट्स थे उनके पास में, जिसमें कि रिच पीपल और प्राइमरी एजुकेशन जिनके पास है ऐसे लोग इंक्लूडेड थे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो नेशन है वो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम होता है उसका, जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे रहता है, जिसको लोकसभा और विधानसभा बोलते हैं। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो जनरल गवर्नर जनरल्स होते थे और जो गवर्नर्स होते थे उनके पास में अनलिमिटेड और स्पेशल पावर होता था, और वो सेंटर और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर सकते थे। इसके बाद में फिर नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कंप्लीट ऑटोनॉमी है, खुद से ही वो चल सकता है। और वैसे ही अगर हम लोग उस समय वाला एक्ट देखेंगे 1935 वाला, तो लिमिटेड ऑटोनॉमी था इंडिया, तो दूसरों के अकॉर्डिंग भी उसको चलना पड़ता था इंडिपेंडेंस से पहले। उसके बाद में जो गवर्नर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के टूवर्ड्स, मतलब ये जो भी करे वो उसको प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है, उससे परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन जो गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स होते थे उनके पास रियल पावर रहता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद में जो प्रपोज़ल है वो पास होता है पार्लियामेंट से, और उसको लॉ बनने से पहले प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए। अगर वो साइन नहीं किया तो वो लॉ नहीं बन सकता। जो अमेंडमेंट्स होते थे, कोई भी राइट्स है उसमें अमेंडमेंट, मतलब उसमें जो चेंजेस किए जाते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से किए जाते थे। ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 18 है खरीफ रेबी और जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो खरीफ क्रॉप्स मतलब कौन सा सीज़न है वो याद करोगे और उसके एग्जाम्पल से याद करोगे। तो खरीफ क्रॉप का जो सीज़न है वो स्टार्ट होता है मॉनसून के स्टार्ट होने से। ये ऑलमोस्ट 80% लैंड जो है वो इसमें सो किया जाता है। इसके जो मेन क्रॉप्स हैं उसके एग्जांपल में पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा और मूंग है। उसके बाद जब रेबी क्रॉप्स की बात करें तो इसका सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है खरीफ क्रॉप के बाद, और ये कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट विंटर। ये 30% लैंड को कवर करता है। यहाँ पे मेन क्रॉप्स वीट, बार्ली, मस्टर्ड और ग्राम है। ज़ैद क्रॉप जो है वो इसका एग्रीकल्चर सीज़न जो है वो विंटर के स्टार्टिंग से, जब विंटर चालू होता है ना उस समय ये स्टार्ट होता है। इसको हम लोग खरीफ और रेबी क्रॉप्स के बीच वाला जो इंटरमीडिएट पीरियड होता है वहाँ पे भी बोल सकते हैं कि वो वाला पीरियड है। उसके बाद में ज़ैद क्रॉप्स जितने एरिया में लगाया जाता है वो रेबी क्रॉप्स के कंपैरिजन में बहुत कम रहता है। ये ज़्यादातर की रिवर बेड्स के पास में या फिर जो लेक्स या फिर लोअर प्लेन्स होते हैं ना वहाँ पे किया जाता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी अवेलेबल हो। एग्जाम्पल में क्यूकम्बर, वाटरमेलन, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे इसके मेन क्रॉप्स होते हैं। अब ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर सम फंडामेंटल रीज़न फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के बढ़ने का फंडामेंटल रीज़न क्या क्या है। पहला है टोटल सोन एरिया जो है वो बढ़ गया है, मतलब कि पहले जितने एरिया में क्रॉप्स लगाते थे और अब जितने एरिया में क्रॉप्स लगाते हैं वो ज़्यादा है। अगर आपके पास में एक छोटा सा एरिया है क्रॉप्स लगाने के लिए और एक बड़ा एरिया है, तो ऑब्वियस है कि बड़े एरिया के वजह से आपके पास में ज़्यादा क्रॉप्स होंगे। तो एरिया जो है सोइंग एरिया वो बढ़ गया है। दूसरा है इरीगेटेड लैंड बढ़ गया है, मतलब इरीगेशन फैसिलिटी ज़्यादा हो गया, पानी आप जितना दोगे क्रॉप्स उतना अच्छा होगा। तो जो फार्मर्स हैं वो टोटली डिपेंडेंट रहते थे पहले मानसून के ऊपर, तब जाके कल्टीवेशन होता था। और अभी ऐसा है कि इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, जब मन तब पानी डाल सकते हैं। तो इसकी वजह से जो बोल सकते हैं फूड का प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो बढ़ गया है। उसके बाद में एग्रीकल्चर बेस्ड साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो प्रैक्टिस किए जाते हैं। एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं जो कि कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा। जो सपोर्ट प्राइस जो है जो गवर्नमेंट देती है वो अब देने लगी, पहले ऐसे एमएसपी नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है बाई हुज डिसीजन द नियामगिरी मूवमेंट गॉट सक्सेस एंड हाउ। नियामगिरी मूवमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किसके वजह से, किसके डिसीजन से उसको सक्सेस मिला था और कैसे। इसके अलावा इसमें ही इसी क्वेश्चन को अलग तरह से पूछ सकता है कि डिस्क्रिप्शन दो नियामगिरी मूवमेंट के ऊपर, या फिर नियामगिरी मूवमेंट जो है उसको सक्सेस मिला बाय द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसके ऊपर आपको बताना है।
मतलब ओवरऑल आपको नियमगिरी मूवमेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स टाइप से पढ़ के जाना है। ये एक पब्लिक मूवमेंट था। लॉ एंड कोर्ट इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए, ताकि लोग जो थे नियमगिरी के उनको प्रोटेक्ट किया जा सकते। जो पीपल थे यहाँ पे वो 27 जनवरी 2009 से 2013 तक प्रोटेस्ट किए अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द एग्रीमेंट डन बिटवीन द डिगिंग कंपनी एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और डिगिंग कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके खिलाफ जो नियामगिरी के लोग थे वो एक प्रोटेस्ट किए थे। ड्यू टू पीसफुल प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट हैड टू टेक स्टेप टू लिसन टू द पीपल ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो नियामगिरी एक ट्राइबल एरिया था, वहाँ के लोगों के बात को सुनने के लिए गवर्नमेंट मजबूर हो गया, क्योंकि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये भी एक अहिंसा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बोल सकते हो। जब आप प्रोटेस्ट करते हो बहुत ही वॉयलेंटली, एकदम दंगा फसाद, तो उन चीज़ों के ऊपर फिर कोई अच्छा फैसला नहीं आता है, मोस्टली उसका डिसएडवांटेज ही झेलना पड़ता है। लेकिन आप पीसफुली प्रोटेस्ट करोगे ना, तो लोग खुद ही आपको सुनना चाहते हैं। On the demand of Adivasi people, government from many committees to make inquiry about this project। तो इनका आदिवासी पीपल के डिमांड को देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो कमिटीज़ बनाए, ताकि इस प्रोजेक्ट का इंक्वायरी किया जा सके। ये जो कमिटीज़ हैं वो बनाए गए थे, और सो दैट द कंपनी गॉट द परमिशन ऑफ डिगिंग बाय लीगल वेज। ये जो कमिटीज़ थे उनको क्या मिला कि कंपनीज़ जो है उनको लीगल परमिशन मिला है कि वो उस एरिया में डिगिंग कर सके, मतलब खुदाई कर सके। डिगिंग इन ट्राइबल एरिया इज़ अगेंस्ट द पीसा एक्ट। पीसा एक्ट है उसके अगेंस्ट था कि ट्राइबल एरियाज़ में डिगिंग किया जाए, उसके खिलाफ था। गिविंग द परमिशन टू डिग अ कंपनी मीन्स टू वायलेट द पीसा एक्ट। किसी भी कंपनी को वहाँ पे डिगिंग करने का परमिशन देना पीसा एक्ट को वायलेट करता था, उसके खिलाफ जाता था। The continuous demonstration they were pressurizing government and opposing वेदांत कंपनी। कंपनी का नाम दिया है यहाँ पे वेदांत कंपनी। तो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट से वो गवर्नमेंट को प्रेशर में ला रहे थे और वेदांत कंपनी के खिलाफ जा रहे थे। दे ऑल्सो सेंड पेटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेटिशन भेजे। उसके बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट 12 ग्राम सभा ऑफ आदिवासी एरिया अंडर पीसा एक्ट हैड टू वोट वेदर द डिगिंग शुड बी डन इन नियमगिरी और नॉट। टोटल 12 ग्राम सभा थे जो कि उस एरिया में आते थे, उस आदिवासी एरिया में। तो उन सबको मिलके वोट देना था कि नियमगिरी में डिगिंग प्रोसेस किया जाए या नहीं किया जाए। तो अल्टीमेटली ऑल केम टुगेदर एंड वोट वेर गिवन अगेंस्ट द कंपनी डिसीजन। तो वहाँ पे सब लोग एक साथ मिल कर के आए और सब एक साथ वोट किए कि कंपनी को जो डिसीजन दिया गया था कि वो डिगिंग कर सकता है, उसके खिलाफ जा कर के कि नहीं करना है। और एंड में गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ा उस डिसीजन को, और आदिवासी पीपल को हेल्प मिल गया लॉ और कोर्ट से। आदिवासी जो है वो जीत गए इस मूवमेंट में, और जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड किया कि लोकल आदिवासी पीपल के फेवर में ही उसको अपना डिसीजन देना पड़ेगा। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, डिसआर्मामेंट क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है और उसका क्यों ज़रूरत है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, यानी कि जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे मिले हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि एटॉमिक वेपन्स जो लार्ज स्केल में बनाए जाते हैं ना, उनको बैन कर दें, उसके प्रोडक्शन को। आवर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक वेपन्स एंड बॉम्ब विल क्रिएट अ डेंजर इन द वर्ल्ड। क्योंकि जब वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर, तो उसके वजह से उसमें मतलब ये समझ में आया ना कि अगर एटॉमिक वेपन्स नहीं होते तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता। तो एटॉमिक वेपन्स का प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है पूरे वर्ल्ड के लिए। पूरे ही कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में आप बोलोगे, मतलब पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में डेंजरस वेपन्स जो है वो बनाए जाते थे, और ये सारे डेंजरस वेपन्स जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को डेंजर में लेकर के आते हैं। डिसआर्मामेंट जो है वो एक चैलेंज था पूरे वर्ल्ड के लिए, ताकि सारे ही कंपनीज़ जो हैं वो इसके अगेंस्ट स्टेप लें। अब इसका ज़रूरत क्यों था? तो जो ड्रेडफुल ड्रॉपिंग हुआ था ना एटॉमिक बॉम्ब का वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में, जिसके वजह से न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे पूरे वर्ल्ड में। ये जो वॉर है वो तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके वजह से जो लॉस हुआ, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, वो तो एवरलास्टिंग था, बहुत टाइम तक रहा, जिसकी वजह से डिसआर्मामेंट का जो नीड है ना वो बहुत ज़रूरी रह गया। यही एक रीज़न हम लोग बोल सकते हैं डिसआर्मामेंट का। और इसके अलावा अब उसको थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे कि ग्लोबली जो डेंजरस वेपन्स थे, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब,
इसको बैन कर दिए। जो नीड है डिसआर्मामेंट का, वो कब अपीयर होता है, ताकि ह्यूमन बींग्स जो है ना, उनका सिविलाइजेशन और उनके बीच में पीस और लव एग्रीमेंट जो है वो डेवलप किया जा सके। थर्ड पॉइंट दिया है टू प्रिवेंट वर्ल्ड लेवल वॉर्स, पीस लविंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ओपनली सपोर्टेड इट। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थे ना, जैसे इंडिया एग्जाम्पल में दिया है, वो ओपनली सपोर्ट कर रहा था कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए, ताकि वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ें जो हैं वो बार बार नहीं हो और लोगों के बीच में पीस बना रहे। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिसआर्मामेंट होना चाहिए ना, दिस नहीं, डिसआर्मामेंट, द थर्ड वर्ल्ड वॉर कुड बी स्टॉप्ड। यही रीज़न है भी। उस समय ऐसा सोचा गया था कि अगर आर्म्स को लार्ज स्केल पे ऐसे पावरफुल न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक बॉम्ब्स बनाना, इन सारी चीज़ों का अगर रोक दिया जाए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा कंडीशन नहीं आएगा। और बिल्कुल वही रीज़न है कि अभी तक ऐसा कंडीशन नहीं आया है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो अप्रूव किए डिसआर्मामेंट को वर्ल्ड पीस के बारे में सोच करके। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका सारा ही क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल इनको पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सेट बी को कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सबका प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। इन सबको आप ओपन करके बॉटम में जाके मॉडल पेपर और थ्रू आउट प्लेलिस्ट में आप किसी भी लेसन का एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर और साथ ही में पीवाईक्यू सीरीज़ आपके मैथ्स और साइंस और एसएसटी का देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।